हेलो नमस्कार, वेलकम टू कोड ऑफ नॉलेज। वीडियो इस बार काफ़ी थोड़ा लेट आ गया है क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज थे, बट नाउ आई एम फाइन। और अब आगे आपको कंटिन्यू वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, तो चैनल पर बने रहिए जिससे आपको वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एविडेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और एविडेंस के ऑब्जेक्ट क्या है। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एविडेंस एक्ट की हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड कैसा था और पुराने टाइम में कैसे एविडेंस को यूज़ किया जाता था और कैसे एविडेंस एडमिसिबल थे। इन्हीं सब पर हम आज बात करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ एविडेंस इन इंडिया, इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला हमारा है हिंदू पीरियड, दूसरा है हमारा मुस्लिम पीरियड, इसे हम मुग़ल पीरियड भी कह सकते हैं और मेडिवल पीरियड भी कह सकते हैं। तीसरा है हमारा मॉडर्न पीरियड, या इसे हम ब्रिटिश पीरियड भी कह सकते हैं, जहाँ पर इंग्लिश लॉ को इंट्रोड्यूस किया और जो हमारा इनैक्टमेंट हुआ वो इसी के अंदर हुआ था। और तभी से बना हुआ एविडेंस एक्ट आज तक चल रहा है और आगे भी ये चलता ही रहेगा। तो आइए इसको हम एक एक करके देख लेते हैं कि ये किस पीरियड में किस तरीके की बातें बताई गई हैं साक्ष्य को लेने के लिए। ठीक है, तो पहला हमारा है हिंदू पीरियड। हिंदू पीरियड को हम हिस्ट्री के उसमें चलेंगे। जैसे कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि पहले के टाइम में जो सोशल सिस्टम था वो एक जैसे नहीं होते थे। ये रिलीजन के थ्रू अप्रूव्ड होते थे। उस टाइम पे धर्म को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती थी और कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था। उस टाइम पे कास्टिज्म पर बेस्ड होती थी चीज़ें। और सिर्फ इतना ही नहीं था, यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी भी बहुत डिफर थी। उस टाइम पे सोशल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, कास्ट बेस्ड पर जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए उसको बाउंड किया जाता था। उन पर्सन को बाउंड किया जाता था कि जैसे कोई उच्च कोटि का है तो उसको उस तरीके का जॉब करना चाहिए, कोई निम्न कोटि का है तो उसको उस तरीके की जॉब करनी चाहिए, कुछ इस टाइप का था। तो और जो ये अपर कास्ट के लोग होते थे, इनकी जो प्रेस्टीज थी उसको बनाए रखने के लिए हमेशा जो नीचे लोग होते थे, जो शूद्र होते थे, इनको हमेशा नीचा दिखाया जाता था। और ये यहीं तक लिमिटेड नहीं था, ये कास्ट और जेंडर के बेस्ड पर जो सिविल और क्रिमिनल मैटर्स होते थे यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन होते रहते थे। तो यहाँ लेकिन यहाँ पर जो ये प्रोसेस ऑफ एविडेंस जो था, ठीक है, वो इसी डिस्क्रिमिनेशन को क्या करता था, दूर करता था। मतलब ये इसको रिफ्लेक्ट करता था। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र, ठीक है, हिंदू पीरियड में जो हमारे धर्मशास्त्र थे उसके अकॉर्डिंग देयर वाज 4 टाइप्स ऑफ एविडेंस। ठीक है, 4 तरीके के एविडेंस को एडमिसिबल था वहाँ पे। ठीक है, पहला था लेख्य, दूसरा है साक्षी, तीसरा है भुक्ति और चौथा है दिव्य। लेख्य जो होता था वो दैट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, साक्षी जो होता था दैट इज ओरल एविडेंस, और भुक्ति और वो जो कि यूज और पोजेशन था, इसको हम आगे देखेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। और दिव्य जो था वो डिवाइन टेस्ट और ऑर्डील्स थे, ये क्या कहना चाहता है ये भी हम अभी आगे देखेंगे। तो आइए फिर इसको एक एक करके हम समझ लेते हैं। ये लेख डॉक्यूमेंट जो होता था ये भी 3 तरीके का होता था। पहला हमारा था ये राज्य साक्षिक, दूसरा था साक्षक और तीसरा था असाक्षक। राज्य साक्षिक जो होता था वो क्या कह रहा है कि डॉक्यूमेंट रिटन इन द कोर्ट बाय द क्लर्क ऑफ द किंग, इट वाज लाइक अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो किंग के कोर्ट में, ठीक है, जो राजा होता था उसके कोर्ट में जो ये क्लर्क होता था जिसे हम लिपिक कहते हैं, तो ये जो रिटन डॉक्यूमेंट लिखता था, ठीक है, यही मतलब डॉक्यूमेंट को माना जाता था। और ये ही जो है ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की तरह था। ये एक तरीके का, जैसे आज के टाइम पे हमारा पंजीकरण डॉक्यूमेंट होता है, जिस चीज़ का जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो एक तरीके का हमारा वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाता है, तो वैसे ही था ये। दूसरा है हमारा साक्ष्यक। तो साक्ष्यक क्या होता था कि ये एक प्राइवेट पर्सन के थ्रू लिखा जाता था। लिखा है यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट रिटन बाय द प्राइवेट पर्सन एंड अटेस्टेड बाय द विटनेस। इसे जो एक प्राइवेट पर्सन के थ्रू लिखा जाता था और एक विटनेस, मतलब विटनेस के थ्रू, एक दो जो भी उस टाइम पे लगते हों, के थ्रू इसको अटेस्ट कराया जाता था। तीसरा है हमारा असाक्षक। असाक्षक क्या होता था,
असाक्ष्यक क्या होता था? डॉक्यूमेंट रिटन बाय द पार्टीज देमसेल्व्स बाय देयर ओन हैंड्स, ठीक है, जो पार्टीज डॉक्यूमेंट को खुद से लिखती थी, ठीक है, और उसको खुद से ही अटेस्ट भी करती थी। जैसे आज के टाइम में हमारा सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होता है, हम जब भी कहीं फॉर्म भरते हैं तो उसमें कई कई जगह मांगता है ना कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाइए, तो ये असाक्ष्यक जो था ये उसी तरीके का। अब ये जो लेख डॉक्यूमेंट होता था, ठीक है, इसे हमेशा ओरल एविडेंस से इम्पोर्टेंस मिलती थी, ठीक है, इसको वरीयता दी जाती थी हमेशा से। लेकिन कभी कभी मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रॉड पर्सन है, कोई मिसक्रिएंट पर्सन है, कि वो डॉक्यूमेंट लिख रहा है या टेस्ट कर रहा है या उसको ठीक है अटैच कर रहा है, तो उस पर क्या किया जाए। तो वहाँ पर क्या होता था, जो हमारे धर्म शास्त्र होते थे, ठीक है, उनके थ्रू ये सोल्यूशन निकाला जाता था कि उस जो डॉक्यूमेंट है उसको किस तरीके से एडमिसिबल बनाया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट है साक्षी। वैसे तो यहाँ पे ये जो श्लोक लिखा हुआ है इसे आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि इस श्लोक के थ्रू आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि साक्षी जो होता था उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख लें, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, मैं इसको रीड कर देती हूँ। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। इस श्लोक का क्या मतलब है, मैं इसको इंग्लिश में भी रीड कर देती हूँ। द लॉर्ड इज हिडन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, द इटर्नल विटनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, ही वॉचेज आवर वर्क फ्रॉम विद इन बियॉन्ड द रीच ऑफ द गुनाज आर्टिब्यूट्स ऑफ माइंड। तो क्या कहना चाहता है ये, ठीक है, कि जो साक्षी है उसे हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो लॉर्ड है, जो भगवान है, वो क्या है, वो हमारे अंदर है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि द इटर्नल विटनेस, यहाँ लिखा हुआ है ना, द लॉर्ड इज हिडन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, जो भगवान है वो सभी के दिलों में है, सभी के अंदर है और वो हमें देख रहे हैं। तो साक्षी को कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, उसे हमेशा सच बोलना चाहिए। जो भी उसने देखा, जो उसका स्टेटमेंट है, वो हमेशा सच ही होना चाहिए, उसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ पर जो साक्षी का स्टेटमेंट होता था वो सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में भी अलग अलग तरीके से लिया जाता था। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि क्रिमिनल मैटर में साक्षी के बयान को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना कि जैसे क्या पता कि जब क्राइम हुआ तो सिर्फ वो साक्षी ही वहाँ पे प्रेजेंट था, या वो साक्षी उसका क्लोज रिलेशन वाला है, या उसने जो है बस किसी से सुना और बता दिया कि हाँ मैंने देखा था। तो इस तरीके से वहाँ पर जो इसके मतलब क्रिमिनल मैटर में इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि वाइल एग्जामिनेशन जजेस, ठीक है, ऑल्सो वॉच देयर एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर टू टुक देयर क्रेडिबिलिटी ऑन बिहेवियर। मतलब क्या कह रहा है इसका कि पहले के टाइम पर जो किंग होते थे, ठीक है, वो एग्जामिनेशन के टाइम पर जो विटनेस के बिहेवियर होते थे, ठीक है, उसको वो नोट करते थे, कि वो बिहेवियर को नोट करते थे, जो उसके एक्सप्रेशन होते थे, जो हाव भाव होते थे। होता है ना कि कई बार लोग झूठ बोलते हैं और उनके फेस पे दिखता है, तो वो लोग इस तरीके से मतलब इतने ज़्यादा वो माइंडेड होते थे कि वो लोग इन सारी चीज़ों से जो है उसके बिहेवियर और एक्सप्रेशन से ये पता लगा लेते थे कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ठीक है। और उस टाइम के जो कोर्ट होते थे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि द रिस्पेक्टफुल बिहेवियर विद द विटनेसेस इंस्पायर्ड नॉन पार्शियन पर्सन टू कम एंड टेस्टिफाई बिफोर द कोर्ट। ये क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि जो विटनेस के लिए जो जजेस का बिहेवियर होता था, ठीक है, वो इतना जेन्युइन होता था, वो इतने जेन्युइन तरीके से उनसे बिहेव करते थे, बहुत ही सॉफ्ट नेचर होता था उनका उनके साथ में, ताकि विटनेस या कोई भी जो पर्सन है, ठीक है, जो भी विटनेस बन रहा है, वो मोटिवेट हो किस चीज़ के लिए, विटनेस के लिए, ठीक है। अब आज के टाइम पे आपको जैसे पता ही होगा कि बहुत बार लोग विटनेस बनने से डिनाई कर देते हैं कि वो नहीं बनना चाहते या विटनेस बनने से दूर भागते हैं, ठीक है, बहुत उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि ये, ठीक है, और हम फोर्स भी नहीं कर सकते उनको। तो ये चीज़ें इसलिए पहले के टाइम में इसलिए इस तरीके से की जाती थी कि ताकि जो विटनेस बनना चाहता है, ठीक है, वो अपना जो है गवाही जो है वो अच्छे से दे और जो सच है या जो उसने देखा है वो वही बोले।
वैसे आज का हमारा जो एविडेंस एक्ट है, ठीक है, उसमें 146 से और 151 तक हम आगे पढ़ेंगे कि वहाँ पर जो एविडेंस जो विटनेस के साथ में जो बिहेवियर है, ठीक है, वहाँ पर ये बताया गया है कि कैसे बाउंड करते हैं विटनेस को गवाही देने के लिए, ठीक है, उसके कैरेक्टर को कैसे इंजर्ड करके उससे स्टेटमेंट दिलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आगे की हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा भुक्ति और भोग, यूज और पजेशन। तो एंशियंट इंडिया में जो इकोनॉमी जो थी हमारी, वो टोटली क्या थी, वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। तो उस टाइम पे जो कब्जे से रिलेटेड जो भी लॉस थे वो वाकई मतलब काफ़ी वेल सेटल्ड थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि द लॉ रिलेटिंग टू पोजेशन वॉज सेटल्ड, मतलब कि उस टाइम पे जो लॉ थे वो काफ़ी वेल सेटल्ड थे। उसके बाद ये बता रहा है कि ये भुक्ति जो होती है ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। पहला है भुक्ति सगमा विथ राइट, और दूसरा है भुक्ति आगमा। ये ओरिजिन को बताता है। अब भुक्ति सगमा और भुक्ति अगमा क्या है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू नारदा, नारदा क्या कहते हैं, द मैन हु प्रूव्स ओनली द यूज ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट अगमा बट अंडर यूज किंग शुड पनिश हिम एज अ थीफ। मतलब क्या है इसका, कि जो व्यक्ति अगमा के बिना या जो बेसिस ऑफ राइट है, ठीक है, उसके बिना किसी प्रॉपर्टी को बस यूज कर रहा है, भले ही वो कई सालों तक कर रहा हो, लाखों वर्षों से कर रहा हो, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू नारदा उनके हिसाब से कि फिर भी राजा को उसे एक चोर की तरह ही पनिश करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टी कोई मिली है लेकिन उसमें आपका कोई राइट ही नहीं है, तो फिर उसके यूज़ का क्या मतलब, आप बस उसको खाली यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसमें आपका कोई राइट नहीं है। तो पहले के टाइम में ये माना जाता था कि मतलब अगर आपको प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं मिल रहा है तो उसके यूज़ का कोई भी मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट और लास्ट है दिव्य डिवाइन टेस्ट और ऑर्डील्स, ठीक है। इसमें क्या होता था, तो इसमें क्या बताता था कि जब ऊपर दिए गए तरीकों से सच साबित नहीं हो पाता था, जो भी एविडेंस दिया जा रहा उससे ये पता नहीं चलता था, तब क्या करते थे ये लोग, पहले ये लोग फिर इसकी डिवाइन की हेल्प ले लेते। पहले के टाइम में लोगों के मन में बहुत ही डर होता था, रिलीजन को लेकर बहुत डरते थे, ठीक है। तो वहाँ पर जो ये मैनर्स बताए गए थे इसको लेने के, ठीक है, ये बहुत ही एंशियंट इंडिया की बात है कि वहाँ पर किस तरीके से ये लोग डिवाइन तरीके से जो है एविडेंस को लेते थे। अब इसमें कुछ ऐसे फॉलोइंग आपको मैं बता देती हूँ, इसमें पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, ऐसे तो छोटे छोटे करके बहुत सारे, लेकिन मैं एक दो तीन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बर्निंग फायर और इन डीप वाटर टेस्ट, कि अगर कोई पर्सन है वो जलती हुई आग में जो है चला जा रहा है या गहरे पानी में चला जा रहा है और फिर बिना किसी नुकसान के वो बाहर निकल आ रहा है, तो क्या माना जाता था कि ये आदमी सच्चा है, इसने जो गवाही दी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा क्या है कि स्वालोइंग ऑफ पॉइजन टेस्ट, मतलब कि जहर खा ले रहा है, ठीक है, जहर निकल ले रहा है, फिर भी उसको कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर वो सच बोल रहा है, वो एकदम सही बोल रहा है, तो उसका जो एविडेंस है वो एडमिसिबल हो जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे एंड मैनी मोर छोटे छोटे तरीके हैं कि और किस किस तरीके से जो है वो लोग डिवाइन टेस्ट लिया करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि डिफरेंट दिव्यास डिवाइन टेस्ट जो होते थे वेयर देयर फॉर डिफरेंट वर्णास, फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण्स वेयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम विश दिव्या। अब जो ब्राह्मण होते थे, ठीक है, वहाँ पर जैसे अलग अलग वर्णों में अलग अलग तरीके के डिवाइन टेस्ट लिए जाते थे। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि जैसे जो ब्राह्मण होते थे तो उनको उन जहर नहीं खिलाया जाता था, ठीक है, उनको इस चीज़ से दूर रखा गया था, एग्जेम्प्टेड रखा गया था। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि ऐसा ये माना जाता था कि वो लोग वेदों के जानकार होते थे, वो ब्राह्मण हैं, ठीक है, सात्विक जीवन जी रहे हैं अपना, और दिन रात पूजा पाठ में बिता रहे हैं, वेदों की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा माना जाता था कि उनकी जो सरस्वती जी उनकी ज़बान पर होती थी, तो वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो अपनी विद्या की कसम खा सकते थे, ये इस तरीके का मतलब उनका डिवाइन टेस्ट हो सकता था। बट उनको जहर खाने से यहाँ पर दूर रखा गया था। तो ये हिंदू पीरियड्स में ये कुछ आपके थे तरीके जिससे
एविडेंस के कुछ तरीके थे जो कि एडमिसिबल थे, और इन्हीं तरीक़ों से वो लोग पता करते थे कि कैसे जो है एविडेंस को लेना है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि मुग़ल पीरियड कैसा था। ठीक है, मुग़ल पीरियड हमारा कैसा था और वहाँ पर जो एविडेंस को लेने के तरीके थे वो कैसे थे। और तो मुस्लिम पीरियड में जो रूल ऑफ एविडेंस थे वो काफ़ी वेल डेवलप्ड थे, और ये दो तरीके के होते थे। पहला है ओरल एविडेंस, ठीक है, जो डायरेक्ट और हेयर से होता था, और दूसरा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, ओरल एविडेंस जैसे मैंने बताया कि दो पार्ट में ये डिवाइड था, डायरेक्ट और हेयर से। मुस्लिम पीरियड में या मुग़ल पीरियड में जो हमारा ओरल एविडेंस होता था उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता था। जैसे कि बाकी हमने हिंदू पीरियड में पढ़ा कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये लोग ओरल एविडेंस को ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देते हैं, ये लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। अब यहाँ पर इस जो पीरियड का था इसमें जो है ये लोग जो विटनेस थे, ठीक है, डी मैन्योर ऑफ विटनेस, ये कैसे करते थे। डी मैन्योर का मतलब होता है यहाँ पर, ठीक है, साक्षियों का जो परीक्षण होता था, ठीक है, या कितने साक्षी कितने ज़रूरी हैं किसमें, ये इसमें बताता था। तो अब ये कैसे होता था इस पीरियड में। तो पहले तो ये है कि फ्यू टाइप्स ऑफ विटनेस वेयर इन एलिजिबल टू टेस्टिफाई। ठीक है, कुछ जो विटनेसेस होते थे वो विटनेस देने के लिए या गवाही देने के लिए वो जो है एलिजिबल ही नहीं होते थे। अब कौन कौन है वो लोग जो एलिजिबल नहीं है गवाही देने के लिए। तो वो लोग थे ड्रंकर्ड, चाइल्ड, मेंटल और रिलेटिव्स। ठीक है, कि कोई शराबी है उसकी गवाही का कोई मतलब नहीं है, बहुत छोटा बच्चा है उसकी गवाही का कोई मतलब नहीं है, कोई पागल है जो कुछ समझ नहीं सकता, जिसको कुछ पता नहीं है, और बहुत ही जो क्लोज रिलेटिव्स होते थे उनकी गवाही को भी यहाँ पे एडमिसिबल नहीं माना जाता था। अब यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन था, इस पीरियड में भी डिस्क्रिमिनेशन था। औरतों और जो पुरुष होते थे उनके जो गवाही होती थी वो सेम नहीं होती थी, वो पैरेलल नहीं होती थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि विटनेस ऑफ मेन एंड वुमेन वर नॉट सेम, मतलब कि वो उनका जो गवाही होती थी वो सेम नहीं होती थी। कहने का मतलब ये है कि वो एक लेवल पे नहीं होती थी, वो एक पैरेलल नहीं होता था। जैसे कि आज के टाइम में है कि जो एविडेंस है हमारा वहाँ पर मैन वुमेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सबकी ही गवाही वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, चाहे कोई वुमेन करे या फिर कोई मैन करे, वहाँ पे बराबर है। लेकिन पहले के टाइम में जो मुग़ल पीरियड था वहाँ पर जो है ये बराबर नहीं होता था। जैसे कि वन मैन है तो वहाँ पर टू वुमेन की गवाही पैरेलल होती थी, मतलब एक आदमी अगर गवाही दे रहा है तो उसकी गवाही दो औरतों के बराबर होती थी, या दो औरतों की गवाही एक आदमी के बराबर होती। अब अगर एडल्ट्री को प्रूव करना है तो वो कितने विटनेस को जो है वहाँ पे माना जाता था, तो वहाँ पर आई विटनेस की ज़रूरत होती थी। जैसे कि टू मेन, अगर यहाँ पे है कि टू मेन आई विटनेस है अगर, ठीक है, आई विटनेस है अगर, तो ये होता था यहाँ पर जो है 4 आई विटनेस वुमेन चाहिए होता था। ठीक है, तभी ये एडमिसिबल होता था, 4 आई विटनेस वुमेन। मतलब कि अगर 2 आई विटनेस मेन हैं तो 4 आई विटनेस वुमेन होते, तब ये उनके पैरेलल पे आता। अब आता है इसके बाद हमारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये कई बार क्या होता है कि परिस्थितियों को देखकर जो है एविडेंस का पता लगाया जाता था। कि जैसे अब कोई चाकू लेकर निकल रहा है किसी कमरे से, और उस कमरे में बाद में लोग जाते हैं और वो लोग उसको देखते हैं कि वो इसी कमरे से चाकू लेके निकला है और अंदर कोई आदमी मरा पड़ा है, तो लोग ये चीज़ गेस कर देते कि इसी आदमी ने इसका खून किया होगा। हालांकि ये सब बाद में पता चलता था, बहुत सारे इसके ट्रायल्स वगैरह होते थे। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते थे वो कैसे होते थे। तो ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते थे ये मोस्टली क्रिमिनल ऑफेंस में ज़्यादा यूज़ होता था। कि अगर मान लीजिए कि विटनेसेस को लेकर गवाही में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है,
तो वहाँ पर जो बेनिफिट ऑफ डाउट होता था वो हमेशा किसको मिलता था? एक्यूज्ड पर्सन को। यहाँ पे लिखा है जैसे कि बेनिफिट ऑफ डाउट वेर गिवन टू अ एक्यूज्ड पर्सन, कि जो है संदेह का जो लाभ है वो हमेशा अभियुक्त को मिलेगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया था कि संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त व्यक्ति को मिलना चाहिए, तभी साक्ष्य का जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट होगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया है। उसके बाद यहाँ पर है कि जो विटनेसेस होते थे, ठीक है, उनको कैसे ओथ दिलाया जाता था। ठीक है, विटनेसेस आर एडमिनिस्टर्ड ओथ। ठीक है, हिंदू जो होते थे उनको गाय माता की कसम दिलाई जाती थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, गौ माता। मुस्लिम जो होते थे उनको खुदा की कसम, कुरान की कसम, ये कसम दिलाकर उनसे इसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को प्रूफ किया जाता था। और जो क्रिश्चियन होते थे, ठीक है, उनको बाइबल की कसम दिलाई जाती थी। तो इस तरीके से हमारा हिंदू और मुग़ल काल में जो प्रोसेस ऑफ एविडेंस था, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है। और इसमें हमने ये पढ़ लिया कि किस किस तरीके से हिंदुओं में कैसे होता था, मुस्लिम्स में कैसे होता था। उसमें 4 तरीके थे, इसमें फिर 2 तरीके से होते थे। किस में कौन से एविडेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, किस में नहीं दी जाती थी। जैसे कि हमने पढ़ा कि हिंदुओं में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ज़्यादा ही प्रेफरेंस मिलता था, और जब ये मुस्लिम पीरियड आया तो यहाँ पर ओरल एविडेंस को ज़्यादा ही प्रेफरेंस मिलता था। यहाँ पर जो मेन होते थे उनकी गवाही को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था, और औरतों की गवाही उसमें नंबर बढ़ जाते थे। तो इस तरीके से हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया हिंदू और मुग़ल काल। ठीक है, अब इसके बाद हमारा शुरू होता है मॉडर्न पीरियड, कि मॉडर्न पीरियड में कैसे एविडेंस आया और कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लिश कमीशंस द रूल्स ऑफ एविडेंस वेयर गवर्न बाय कस्टम्स एंड यूजेस। क्या कह रहा है ये कि इंग्लिश कमीशन के बनने से पहले जो रूल ऑफ एविडेंस थे वो क्या थे? वो कस्टम्स और यूजेस यानी कि रीति रिवाजों से गवर्न होते थे। ठीक है, फिर यहाँ पर कि यहाँ लिखा हुआ है ना कि देयर वॉज नो डेफिनेट लॉ ऑफ एविडेंस। ठीक है, एविडेंस के लिए कोई भी एक निश्चित लॉ कानून था ही नहीं। ठीक है, वो जो पुराने होता है ना कि कई चीज़ें जो कस्टम्स होती हैं वो भी हमारे रूल बन चुके हैं। ठीक है, कि ये इतने सालों से जिसका कोई बोलेंगे कि जिसकी शुरुआत का पता नहीं है कि कितने सालों से वो चलता आया है, तो वहाँ पर जो है उस कस्टम को आगे जाकर फिर वो लॉ बना दिया जाता है। तो यही चीज़ था कि वो पहले के टाइम पे वो ऐसे गवर्न होते थे जब इंग्लिश लॉ आया हमारा ये। अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा इनैक्टमेंट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, कि मतलब इसके पूरा बनने से पहले उसके बीच में क्या क्या हुआ, हम इसकी अब बात कर लेते हैं। ठीक है, कि ये फाइनली कैसे तैयार हुआ इसकी बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है द फर्स्ट एक्ट रिलेटिंग टू द एविडेंस वॉज ऑफ 1835 enacted by the Governor General. A series of acts were passed between the period of 1835 and 1855 to incorporate the reforms as suggested by Bentham. तो क्या कह रहा है ये कि एविडेंस का वो जो 1835 में तैयार किया गया था, फर्स्ट एक्ट जो तैयार किया गया था बाय द गवर्नर जनरल, जो कि पहला एविडेंस 1835 में फर्स्ट एक्ट जो तैयार किया गया था बाय द गवर्नर जनरल के थ्रू। फिर बेंथम ने इस एक्ट में इम्प्रूवमेंट के लिए जो सजेशन दिए थे, ठीक है, उसकी एक सीरीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अ सीरीज ऑफ एक्ट्स। इसमें जो बेंथम ने अपने सजेशन दिए थे, ठीक है, कि इसमें जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए, तो उसकी एक सीरीज़ आई पूरी 1835 से लेकर 1855। उसके बाद हमारा आता है मेन कमीशन। मेन कमीशन में क्या था इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पेश की गई थी। तो अ कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर हेनरी मैन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1868 बट हिज ड्राफ्ट वॉज रिजेक्टेड बिकॉज इट वॉज नॉट सुटेबल अंडर कंडीशन एट टाइम। तो जो हमारा एविडेंस था, अब इस मतलब इतने सीरीज़ आए लेकिन ये कोडिफाई नहीं हो पाया, तो अब यहाँ पर एविडेंस को कोडिफाई करने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत आ चुकी थी।
तो क्योंकि कहीं पर राजा का शासन था, कहीं पर कस्टम पे चल रहा था, कहीं से यूजेस पे चल रहा था, तो इसलिए इसको कोडिफाई करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। तो सर हेनरी मैन जो थे उस टाइम के लॉ के वो चेयरमैन भी थे। तो 1868 में एविडेंस लॉ का ड्राफ्ट रेडी किया, लेकिन इनका जो बिल था उसे रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो सुटेबल नहीं था उस टाइम के कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद हमारा आता है लास्ट स्टीफन कमीशन। यही वो कमीशन था जिसके आने से इन्होंने ही इस ड्राफ्ट को बनाया, और आज तक हम इस एविडेंस एक्ट को यूज़ कर रहे हैं। सोचिए आप कि ये कितने साल हो गए होंगे इसको बने हुए, लेकिन फिर भी आज भी ये रिलेवेंट और सुटेबल तरीके से चल रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या ये एक ही बार में स्टीफन कमीशन ने जो ड्राफ्ट पेश किया वैसे ही बन गया था? नहीं। वैसे तो स्टीफन कमीशन जब बनाया गया था तो उसके पहले जो है 1868 में ही स्टीफन कमीशन ने एक जो ड्राफ्ट बनाया था, ठीक है, एविडेंस एक्ट को लेकर, तो उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि वो भी उस टाइम के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं था। फिर उसके 2 साल बाद स्टीफन कमीशन फिर से बना, और यहाँ पर जो है सर जेम्स स्टीफन ने जो एविडेंस का जो ड्राफ्ट तैयार किया है, ओ माय गॉड। तो 1871 में स्टीफन कमीशन बनाया गया फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस, ठीक है। सर स्टीफन ने 31 मार्च 1871 को बिल को जो है काउंसिल के सामने प्रेजेंट किया, जो कि एक्सेप्ट हो गया, और क्या बना हमारा एविडेंस एक्ट, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस। ये तो सभी जानते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा इंग्लिश लॉ पर बेस्ड है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब हम बता रहे थे कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, और कई बार मैंने इसको रिपीट किया है कि इंग्लिश लॉ पर बेस्ड है, और इंग्लिश लॉ में एविडेंस कैसा होता है वो हमेशा रेलेवेंट होना चाहिए, वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से एविडेंस में कोई कमी ना हो और वो एडमिसिबल हो, जिसकी वजह से केस जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा बना इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अमेंडमेंट्स वेयर डन अकॉर्डिंग टू द एसेंस ऑफ टाइम, मतलब टाइम टू टाइम इसमें जो है अमेंडमेंट किए गए हैं और उसको एक बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब ये सोचिए कि उस टाइम से बना हुआ है जो कि आज तक चला आ रहा है। सोचिए कि कितना बेहतरीन तरीके से इसे ड्राफ्ट किया होगा सर जेम्स स्टीफन ने, ठीक है। ये जो एक्ट है 1872 जो है हमारा एविडेंस एक्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले ही बना हुआ है, ठीक है। आप अगर काउंट करें तो मैक्सिमम 150 ईयर्स जो है होने को होंगे, लेकिन फिर भी ये कितने रेलिवेंट तरीके से चल रहा है और आज तक इसका यूज़ होता आ रहा है, चाहे वो सिविल मैटर हो चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो। तो फाइनली हमने एविडेंस एक्ट क्या है, उसके इम्पोर्टेंस, उसके ऑब्जेक्ट, उसकी हिस्ट्री, हमने सब कुछ यहाँ पर जो कवर कर लिया है, जो कि एविडेंस एक्ट शुरू होने से पहले हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आगे हमारा क्या आएगा, अब हम रियल जो एविडेंस एक्ट 1872 है, इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको हम पढ़ेंगे। अब ये भी वहाँ पर ये चैप्टर वाइज हैं, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे या सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, ये जैसे जैसे वीडियो अब तो कंटिन्यू आते ही रहेंगे वीडियो, तो आपको पता चल ही जाएगा। तो वीडियो में तब चैनल पे बने रहिए, जिससे आपको वीडियो पता चलता रहे कि कौन सी वीडियो आई है कौन सी नहीं। तो मिलते हैं फिर आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय